चंकी पांडे मतलब मिस कॉल किया करते थे मिस्टर प्राइम चोपड़ा, उनका नंबर मेरे दिमाग में अभी भी फिट है। किस्सा फिर से सामने आया कि वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति हैं कि स्टूडेंट को सबसे पहले समझने की ज़रूरत इस बात की है कि स्टूडेंट आप अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एसेट है। आपके पास जो अभाव होता है वही आपका सौभाग्य होता है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वह भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार, मैं मिधा स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में, जिसका नाम है शख्सियत, जहाँ हम देते हैं उन प्रतिभाओं को सम्मान जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इवेंट एंड एंटरटेनमेंट और शो बिजनेस की बात की जाए तो दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के आईफा और फिल्म फेयर के शो के तस्वीर हमारे दिमाग में उभर कर आती है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आगरा भी इसमें पीछे नहीं है। आगरा के इस बदलाव का श्रेय जाता है आगरा शहर के जाने माने इवेंट मैनेजर श्री अजय शर्मा जी हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं श्री अजय शर्मा जी। आइए उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं इवेंट एंड एंटरटेनमेंट और शो बिजनेस की दुनिया से जुड़े उनके तमाम अनुभव। थैंक यू सर फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू मेधा, आपने हमें इस शो में बुलाया। निश्चित रूप से एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपनी बात रखने का एक मौका दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता। आप अपने बचपन में कैसे थे? शरारती थे, संजीदा थे या नटखट थे? अपने परिवार के बारे में बताएं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अपने बारे में बताने का एक मौका है। अभी मैं प्रिंसिपल सर के पास बैठा हुआ था आपके, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे प्रभावित करने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि आपके पास जो अभाव होता है वही आपका सौभाग्य होता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि मेरे जीवन में भी अभाव थे। बचपन मेरा अभावों में बीता और मैं एक फैमिली जो बैकग्राउंड थी, गांव से बिलोंग करता था और फादर कुछ साल पहले आगरा में शिफ्ट हुए। और जब हम लोग बहुत छोटे थे, करीब 5 या 6 ईयर के थे, फादर हमें यहाँ मदर यहाँ हमको लेके आई। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एजुकेशन शुरू की। वो सारी सुविधाएं, वो सारे संसाधन जो एक लाइफ में चाहिए होते हैं वो शायद हम लोगों को उस समय नहीं मिल पाए, क्योंकि जो बचपन होता है उसमें बहुत सारे बच्चों के हॉबीज़ होती हैं। वो खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं। वो शायद उस वक्त हमने मिस किया। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती गई और क्योंकि होता क्या है कि एक डेस्टिनी हर आदमी की तय होती है। वो डेस्टिनी के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता जाता है और उसी डेस्टिनी ने जिस तरीके से हम समय ये, क्योंकि वक्त ये होता है कि कुछ अपने एक एम्बिशंस होते हैं और वो एम्बिशंस वक्त के साथ अपने शेप लेते हैं और वो शेप लेते चले गए। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमने, चूँकि मेरा शुरू से एक एंटरटेनमेंट और शो बिजनेस की दुनिया से एक लगाव रहा, ये क्योंकि एक ग्लैमर फील्ड है, या ग्लैमर फील्ड के प्रति हर युवा का एक आकर्षण होता ही है। तो शुरुआती दिनों में जिस तरीके से मुझे एक सोसाइटी, एक सर्कल मिला, मेरे एक मित्र थे, क्या नाम मिस्टर शिव कुमार, उनका एक मित्रता हुई। उसके साथ और भी सर्कल जुड़ता चला गया और मैंने शुरुआती दिनों में रंगमंच की तरफ भी थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाया और श्रीमती दयाल प्यारी दयाल के डायरेक्शन में कुछ प्ले किए। वो हमारी गुरु थी, उनके डायरेक्शन में कुछ प्ले करने का मौका मिला और इस तरीके से एक जर्नी शुरू हुई जीवन की।
उस जर्नी का पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और मैंने जो शुरू में ही कहा कि अभावों में समय बीता, शुरुआती जो समय रहा अभावों में रहा, और वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ी और वो चीज़ें आपके सामने हैं। थैंक यू सर, आपने अपने बारे में इतना कुछ बताया। हमारे दर्शक यह जानकर के बहुत खुश हुए होंगे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, कोई यादगार बातें जो आप बताना चाहें? बहुत सारी बातें हैं जिनको शेयर किया जा सकता है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जिनको, क्योंकि जहन में जो रह जाती हैं वही बातें हैं जो दिमाग में आती हैं, जिनको शेयर करने का मन करता है। बचपन की जब हम लोग थिएटर की प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्सल किया करते थे, तो दयालपेरी आंटी जब डायरेक्शन करती थी और हम लोगों को डांटती थी, प्रोनाउंसिएशन को लेकर लगातार उनका प्रेशर रहता था, तो दिमाग में वो शब्द बार बार गूंजते थे कि यार वो हम गलत ना बोलते हैं, एक हेजिटेशन दिमाग में रहती थी। तो एक तो ये इस तरह की बातें हैं, क्योंकि थिएटर निश्चित रूप से हमारी ग्रूमिंग करता है और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके साथ साथ बहुत सारे थिएटर से हट करके भी अनुभव हैं जो कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बात शायद साल 2003 की है, जब हम लोग मुंबई गए, पहली मर्तबा मुंबई गए हम लोग, और वहाँ जा कर के हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिए। एक अट्रैक्शन था कि भाई कुछ सेलिब्रिटीज़ से मिलना है, वहाँ पे जा कर के हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी को लेकर के हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से कॉन्टेक्ट किए, और उसमें मतलब एक बहुत ही एंटरटेनिंग मतलब सिचुएशंस रहीं। कई सेलिब्रिटीज़ को हम लोग अपने होटल बुलाया और उन्होंने हमारे साथ आकर मुलाकात की। हम लोग एक प्रोजेक्ट की एक रैंडमली एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं, उसमें आपको एज ए जज, एज ए सेलिब्रिटी हम लोग आपको गेस्ट बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने उसमें एक बहुत ही एंटरटेनिंग किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर चंकी पांडे को हम लोगों ने कॉल किया, और चंकी पांडे से बात हुई, और मतलब जो उसका एंटरटेनिंग पार्ट तो ये है कि चंकी पांडे मतलब मिस कॉल किया करते थे। जब हम लोग उनको कॉल करते थे तो उसके रिमाइंडर उन्होंने कहा कि 1 घंटे हम बात करते हैं, 1 घंटे बाद बात करते हैं, तो उनका रिएक्शन ये था कि वो मिस कॉल किया करते थे। मिस कॉल का हमें कॉल बैक करना होता था। उस वक्त क्या होता था कि मिस कॉल का रीज़न ये था कि वो कॉल पर भी पैसे लगते थे। जैसे आप कॉल करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं तो उसके पैसे लगते थे। तो वो शायद इतना कंजूस व्यक्ति थे कि वो मतलब आज भी मैं कई बार तो दोस्तों से शेयर करता हूँ। और अभी एक रियलिटी शो में चंकी पांडे और उनके कुछ साथियों की बात चल रही थी, उसमें वो किस्सा फिर से सामने आया कि वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति हैं। तो इंडस्ट्री दिखने में बहुत ही ग्लैमर होती है, बहुत सारे लोगों के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन क्या निजी ज़िंदगी में कोई इतना कंजूस हो सकता है, ये मुझे वहाँ देखने के बाद सामने आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि अजय जी आप आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, और एक पाली हिल पर कोई एक बड़ा होटल था, उसमें उन्होंने हमें बुलाया। तो वहाँ हमने देखते हैं कि उन्होंने कहा कि कॉफ़ी शॉप में आप आ जाइए। हम लोग मैंने सोचा अब भाई सेलिब्रिटी है और इतना बड़ा फिल्म स्टार, उनकी एक फ़िल्म भी आने वाली थी उस समय, झनकार बीट्स। तो मैंने कहा इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और हमारे साथ मुलाकात होगी, और अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को हमारे लिए शायद एक पहला अनुभव था इस तरह का। तो लोग बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग साथ वहाँ पे गए। तो देखा कि वो बंदा वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में ना मिलने के बजाय उसने हमें फिर से मिस कॉल किया, और हमने उसका कॉल बैक किया तो पता चला कि वो लॉबी में बैठा हुआ है। लॉबी में हम लोग गए तो वहीं एक 10 मिनट की हमारी मुलाकात हुई, और हमसे बोले कि अभी अजय जी मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं एक 15 मिनट आप रुको और मैं लौट करके आता हूँ, फिर आपसे आगे की बात करते हैं। तो देखा कि वो बंदा 15 मिनट बोलने के बाद में करीब हाफ एन आवर तक नहीं आया। तो हम लोगों को बड़ा इरिटेशन फील हुई। हमने उसको फिर बाद में कॉल किया और कहा कि भाई आपका ये एटीट्यूड हमें पसंद नहीं है और हम आपके साथ आगे डील नहीं कर पाएंगे, और हम वहाँ से होटल से निकल लिए। तो ये इस तरीके की कुछ किस्से हैं जिनको शायद अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ शायद बिलीव नहीं होता है कि यार कुछ इस तरह के लोग भी हो सकते हैं क्या। तो ये एक अनुभव रहा। वहाँ हम लोगों ने सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों से मिले। एक वहाँ से हमारे मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको हमने अपने इवेंट में इनवाइट किया। 2003 में फर्स्ट मिस यूपी हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था ताज खेमा में। उस इवेंट में हमारे मिस्टर सुरेंद्र भाटिया एज ए जज वहाँ पे शामिल हुए। इस इवेंट में आशा चंद्र, इनका एक्टिंग स्कूल है, उनको भी हम इनवाइट करके आए थे, वो भी उस इवेंट में हमारे साथ उस कार्यक्रम में आई। तो इस तरीके से तमाम अनुभव लगातार जुड़ते चले गए जीवन में। और मैं कहता हूँ कि करीब 20 से 22 साल की एक जर्नी रही इस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लगातार हम लोग गेन कर रहे हैं जी।
सर आपने कई अच्छे किस्से सुनाए, कोई और अनुभव जो आप सुनाना चाहें? मेघा जी, एक और अनुभव है। मतलब हर किरदार इस तरह का नहीं है। जैसे कि अभी कंजूसी की बात की मैंने, तो एक अभिनेता हैं, बड़े फेमस हैं, मिस्टर प्रेम चोपड़ा। उनका नंबर मेरे दिमाग में अभी भी फिट है। हालांकि मेरे मेरे फ़ोन बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन मेरी मेमोरी में अभी फीड है वो। उस नंबर को अगर आप भी आज डायल करते हैं आप, तो उनका कॉल तुरंत ही आता है, चाहे रात के 2 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो। उनका अंदाज ये है कि वो कॉल बैक ज़रूर करते हैं। तो इस तरह के किरदार भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो कि कंजूस नहीं है और दिलदार भी हैं। सर आपने ब्रज रत्न अवार्ड जैसा बिग इवेंट आगरा शहर को दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेघा जी, स्पष्ट करना चाहूँगा, बिग इवेंट जहाँ तक ब्रज रत्न अवार्ड की बात है, ये एक इंडिविजुअल मेरे एफर्ट्स नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन, वो इसको ऑर्गेनाइज करता आ रहा है पिछले कई सालों से। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 30 लोगों का एक बड़ा टीम है जो इसमें फैसले लेती है और वो उसको ऑर्गेनाइज करती है। आई एम जस्ट ओनली पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और जहाँ तक इस इवेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इवेंट पिछले कई सालों से आगरा में हो रहा है। और ब्रज रत्न का मतलब है ब्रज की ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने ब्रज का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया और ब्रज को एक पहचान दिलाई है विश्व के मानचित्र पे, उनको इसमें ऑनर किया जाता है। और एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसका एक बड़ा, जिसमें करीब 40 पर्सनस की बोर्ड ऑफ जूरी रहती है। उस जूरी में डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं। वो एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं और नॉमिनेशंस आते हैं, उस नॉमिनेशंस में से सिलेक्शन होता है। आफ्टर देन करीब 12 लोगों को इसमें हर साल ऑनर किया जाता है। निश्चित रूप से आगरा शहर के लिए एक एफर्ट है और इसमें कोई मेरा इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये दिस इज़ जस्ट अ टीम वर्क। जी सर अब हमारा अगला सवाल ये है कि आप हमेशा से ही इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते थे? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट निश्चित रूप से डेस्टिनी नहीं था। और क्योंकि मैंने बताया, जैसे कि शुरू में बताया कि थिएटर को लेकर के मैं इन्वॉल्व रहा। और शुरू से ग्लैमर फील्ड में जाने का एक मन ज़रूर था कि अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ना है, कुछ इस ग्लैमर फील्ड में आगे करना है। तो इस सोच के साथ हम लोग अपनी डेस्टिनी को आगे बढ़ा रहे थे। और इस बीच में कई सारे इवेंट्स हम लोगों ने ज़रूर किए थे। वो इवेंट हमने किसी इवेंट एज ए इवेंट कंपनी नहीं, एक अपने खुद के इवेंट थे जिनको हम लोग खुद मैनेज करते थे। अनदर कंपनी को भी उसमें एंगेज करते थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। आफ्टर देन एक समय आया और एक मौका मिला, और जिसमें मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर पूरन डावर सर को। उनके गुड विशेज़ और उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट में कदम रखा। और इवेंट मैनेजमेंट में लगातार हम लोग एक मुकाम पा रहे हैं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जिनके इवेंट्स हम लोगों ने किए। अभी अमेज़ोन का एक इवेंट हम लोगों ने किया। इसके अलावा एक मीटेड आगरा एक फेयर पिछले कई सालों से आगरा में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, उसकी हमें मौका मिला उसको ऑर्गेनाइज़ करने का। उसमें बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, करीब 45 कंट्रीज़ के उसमें पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट आते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की लगातार जो मौके हैं वो मिलते जा रहे हैं। तो वही एक वजह है कि डेस्टिनी पहुंचा देती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से निर्धारित होता है कि हमें ऐसा करना है। जो आपके नसीब में है वो चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा अगला सवाल यह है कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? वह कौन गुणी लोग हैं जिन्होंने आपकी सफलता में सहयोग किया और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित? देखिए मेघा जी, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है। इसमें आपको लक्ष्य तय करने होते हैं और लक्ष्य को अचीव किया जाता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और मैं अपने आप को सक्सेस नहीं मानता। और जहाँ तक जो भी आज हमने अचीव किया है, जिसको लोग रिमार्क करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनकी गुड विशेज़ होती हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक शख्सियत हैं जिनको मैं श्रेय जरूर देना चाहूँगा, मिस्टर पूरन डावर जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। और उनकी जो मोटिवेशन लगातार जो मिले, उनकी जो गुड विशेज़ हमें मिली, वो हमारे जीवन में ज़रूर काम आई। साथ ही साथ मेरे जो ब्रदर हैं, रिश्ते में साड़ू भाई हैं, मिस्टर ब्रजेश शर्मा जी, क्योंकि हम लोग साथ ही सारा अपना बिजनेस साथ ही करते हैं। तो उनका जो कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का जो स्वभाव है, हम लोग कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ पारस्परिक तालमेल जिस तरह का रखते हैं,
वही एक चीज़ है जो कि हमें लगातार आगे लेके जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सक्सेस की जो जर्नी है वो लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और शायद उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवार का प्रेम ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सर, हमारा अगला सवाल यह है कि आपकी नज़र में सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है? मेघा जी, मैं बताना चाहूँगा कि सफलता पाने का मूल मंत्र मेरे नज़र में थोड़ा सा हट करके है। लोग कहते हैं कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना है मेहनत तो कठिन परिश्रम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें सही दिशा में सही लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सही दिशा में सही लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है और ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सफल होने से रोक सके। सर, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं इवेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ निश्चित रूप से, तो उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और अपने आप को, अपनी कंपनी को एक इस तरह का ब्रांड बनाना है जिस तरीके से आज की डेट में अगर हम एक इवेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई बड़े ब्रांड की बात करें, बिज़क्राफ्ट एक बड़ा नाम है जो कोई सामने आता है, तो मुझे अपनी कंपनी को एक वर्ल्ड लेवल पर उसी तरह का एक ब्रांड बनाना है कि लोग उसको देश और दुनिया में जानें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, हमारा अगला सवाल यह है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि स्टूडेंट को सबसे पहले समझने की ज़रूरत इस बात की है कि स्टूडेंट आप अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एसेट हैं, उनके जीवन की जमा पूंजी हैं। आपसे ही उनकी उम्मीदें हैं। आप जितना उनको ज़िंदगी में सफल होंगे उतनी उनकी सक्सेस है। वो आपकी सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं, तो इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करें और उसके लिए एकजुट होकर के मेहनत करें। एक न दिन आप उनको, उनके सपनों को, आपको पंख लगाने हैं, उनके सपनों की जान है आप, इसलिए आपको निश्चित रूप से उनके विज़न को, उनकी सोच को आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, अब हमारा इस सेशन का आखिरी सवाल यह है कि गोएंकन अचीवर्स प्लेटफॉर्म शख्सियत में आकर आपको कैसा लगा? जीडी गोएंका की इस पहल के बारे में आपका क्या कहना है? मेघा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि आपका नाम है मेधा नाम है शायद, मेधा, यानी कि मेधा अपने नाम में ही एक टैलेंट छुपा हुआ है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स में जो टैलेंट दिख रहा है मेरे को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने लायक है। और साथ ही साथ इस जीडी गोएंका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जिनकी लीडरशिप में ये पूरा शो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा इनिशिएट है। और आगरा की जो शख्सियत हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो इंस्पिरेशन से तय होती है, आप प्रेरणा से तय होती है। और यहाँ पे जिस तरह की शख्सियतों को आप लगातार बुला करके उनके साक्षात्कार करते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, उसके साथ वार्तालाप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनती है, वही इंस्पिरेशन उनको आगे लेके जाएगी। तो निश्चित रूप से ये जो शो है वो एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान है। वो इसके माध्यम से हो सकता है एक बड़ी डेस्टिनी अपने लिए बना सकें और एक कामयाबी के लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है ये प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गोएंका नमस्कार।